नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, हम लोग उस प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है क्लास वो हमारा 13 नंबर का क्लास है और 1 से 13 तक का वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड है जीएस बाय आकाश। आप यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं और वहां पे जाकर के आप इस सभी क्लास को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का क्लास है और इसी क्लास में आपको ये सारे प्रश्न रिवीजन भी कराए जाएंगे, तो जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और ये सारे जो प्रश्न हैं इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास अपना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, तो ये हमारा तो 13 नंबर का क्लास है, तो हमारा आज का 14 नंबर का जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तो ये हमारा 14 नंबर का क्लास है आज का। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करें तो ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17 करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, तो ये इस प्रश्न का जवाब हो गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। अगर आपसे पूछे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है ये अनुच्छेद 16 में की गई है। कहां पे? ये अनुच्छेद 16 में बात की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किसी को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे और फिर क्या वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ये बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 15 में की गई है। किसमें? आर्टिकल नंबर 15 में बात बताई गई है। ठीक, एक और आर्टिकल आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में की गई है, उपाधियों का अंत की बात, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में ये हजारों बार पूछे गए हैं। जो ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में है ये उपाधियों का अंत। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, तो ये अनुच्छेद नंबर आपके किसमें है? अनुच्छेद नंबर 19 के ए में है। ठीक, 19 के 1 के ए में है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप इसका रिवीजन करेंगे। देखिए एक प्रश्न से संबंधित आपको कितना प्रश्न बताया गया, जो कि पूछा था केवल 17 के बारे में, आपको आर्टिकल 16 के बारे में बताया गया, 15 के बारे में बताया गया, 18 के बारे में और 19 के बारे में भी बताया गया, ताकि आपके एग्जाम में जो कुछ भी प्रश्न पूछे आप उसका फटाफट जवाब दे पाए। ठीक, तो देखिए प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है उसका मतलब? छुआछूत। ठीक, अब अनुच्छेद 17 करता है छुआछूत का अंत। अब अगर आपसे पूछे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। अगर आपसे पूछे कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? ये बात अनुच्छेद 15 में बताई गई है। अगर आपसे पूछे कि उपाधियों के अंत के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताता है। अगर आपसे पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 ए के ए में है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से। पहला प्रश्न आपका पॉलिटी से था और ये तगड़ा प्रश्न था, थोड़ा सा तगड़ा प्रश्न था। ठीक, तो होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की जो राजधानी है आप लोग जानेंगे द्वार समुद्र थी। यहाँ पे लिखेंगे होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वो होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। अब द्वार समुद्र को पहले किस नाम, पहले वाला नाम था। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान इसे किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान समय में मतलब द्वार समुद्र को
किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि वर्तमान समय में इसे हलेविद के नाम से जाना जाता है, हलेविद के नाम से जाना जाता है। अब होयसल वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि होयसल कोई भी वंश आता है तो उसके बारे में संस्थापक को कौन इसका संस्थापक था, ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। कौन थे? विष्णुवर्धन संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे कि होयसल वंश के अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे होयसल वंश के अंतिम शासक, तो आप लोग बताएंगे कि बल्लाल थर्ड इसके अंतिम शासक थे। कौन थे? बल्लाल थर्ड इसके अंतिम शासक थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, एक मंदिर है जिसे होयलेश्वर मंदिर है जिसका नाम है, और इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा होयलेश्वर मंदिर के बारे में। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य में है, कहां पे स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नाटक में स्थित है। कहां पे? कर्नाटक में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। होयसल जो वंश था वो वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, होयसल वंश की राजधानी क्या है? तो होयसल वंश की राजधानी जो है द्वार समुद्र है। क्या है? द्वार समुद्र है। अब बात कर लेते हैं होयसल वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, संस्थापक होयसल वंश की अगर आपसे पूछे तो विष्णुवर्धन थे इसके संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि होयसल वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बल्लाल थर्ड होयसल वंश के अंतिम शासक थे। जो द्वार समुद्र है इसका वर्तमान नाम हलेविद है और ये कर्नाटक में स्थित है। और होयसल मंदिर भी, होयलेश्वर मंदिर जो है ये भी आपके हलेविद कर्नाटक में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हले बिंदु भी कहीं पे मिलता है, हले बिंदु भी मिलता है, तो इस तरह से यहाँ पे मिलता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, ये पूछ रहा है। तो इस मंदिर का निर्माण आपका नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया था। तो ये आप लोग नोट करेंगे, नरसिंहवर्मन सेकंड ने इसकी निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंहवर्मन। तो इसका निर्माण नरसिंहवर्मन ने करवाया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब जो ये महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन जो है ये किस वंश के शासक थे? अगर आपसे पूछे तो ये पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के शासक थे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, पल्लव वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु थे। क्योंकि कोई भी वंश हो तो उसके संस्थापक तो जरूर होते हैं, तो आप लोग संस्थापक का नाम कम से कम याद रखेंगे। तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक का नाम है। क्या है? सिंह विष्णु इसके संस्थापक का नाम है। अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बहुत ही फेमस जगह कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। कहाँ पे? कांचीपुरम। और कांचीपुरम अगर आप लोग नहीं जानते कहाँ पे पड़ता है, तो तमिलनाडु में ये पड़ता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में द्रविड़ शैली की शुरुआत किस वंश को माना जाता है, द्रविड़ शैली की शुरुआत किस वंश ने की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि द्रविड़ शैली का जो शुरुआत करने का काम है वो किस वंश के लोगों ने किया? पल्लव वंश के लोगों ने किया। द्रविड़ शैली क्या है? एक मंदिर निर्माण की शैली है जो कि दक्षिण भारत में चलता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रश्न में इतना ही। तो देखिए, कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का, तो देखिए रथ मंदिर का निर्माण तो नरसिंहवर्मन ने करवाया था। रथ मंदिर का निर्माण, और किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक है, और इसकी राजधानी कहाँ पे है? कांचीपुरम तमिलनाडु में इसकी राजधानी है। अब द्रविड़ शैली की शुरुआत आपसे पूछे कि किस लोगों ने किया था, तो द्रविड़ शैली की शुरुआत जो है पल्लव वंश के लोगों ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पल्लव वंश के लोगों ने किया था, या फिर पल्लव वंश में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। तो क्लास इसी तरह से चलेगा। इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को इस क्लास में देखने वाले हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया। ठीक, तो औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्यों को विजित किया था। ठीक, और वो पूछे अगर आपसे कौन था, तो ये एक तो आपका गोलकुंडा था, और एक आप लोग ध्यान रखेंगे गोलकुंडा जहां से कोहिनूर हीरा मिला था आंध्र प्रदेश में, और दूसरा आपका कौन था? गोलकुंडा था और बीजापुर था। तो इन 2 राज्यों को उसने विजित किया था, बीजापुर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि गोलकुंडा कब इसने विजिट किया और बीजापुर कब विजिट किया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1685 में इसने गोलकुंडा को विजिट किया था, और बीजापुर को विजिट किया था,
और 1687 में इसने गोलकुंडा को विजिट किया था। तो ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे औरंगजेब के बारे में, तो इसका दो नाम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो उसे जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्रूर था, तो इस वजह से इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य नाम आलमगीर भी है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आलमगीर और जिंदा पीर दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजिट किया? तो इसने गोलकुंडा और बीजापुर को विजिट किया था। अब गोलकुंडा का विजिट कब किया, तो ये बताएंगे आप लोग कि 1687 में। अगर आपसे पूछे बीजापुर का, तो 1685 बताएंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और आलमगीर कहा जाता है। सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या भी पूछी जाती है किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण, तो जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरण करने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ये बात एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री से संबंधित, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे पहले तो यही बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके कुछ उपनाम थे, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम अबुल मजहिद था। क्या था? अबुल मजहिद था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका उपनाम अबुल मजहिद था, और अलग अलग इतिहासकार इनको अलग अलग नामों से जाना जाता, मतलब बताते हैं इनको। कोई तो बुद्धिमान पागल कहता है, कोई कुछ नाम देते हैं, और इनका, लेकिन अगर आपसे पूछे कि वास्तविक नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का, अगर आपसे पूछे कि वास्तविक नाम के बारे में, तो इनका वास्तविक नाम जौना खां था। क्या था? जौना खां इनका वास्तविक नाम था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का अगर आपसे पूछे कि प्रचलन किसने किया था, तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक के एक दरबार में एक विदेशी यात्री आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक विदेशी यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। इब्न बतूता के बारे में दो प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ का निवासी था इब्न बतूता, तो ये निवासी था मोरक्को का। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता की पुस्तक क्या है, तो रेहला नामक पुस्तक इसने लिखा था, तो ये भी पूछा जाता है। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी हस्तांतरण की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को, पहले जो थी दिल्ली, उसको हस्तांतरण करके कहां पे ले आया था? वो ले आया था आपके दौलताबाद में। अब बात कर लेते हैं इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है अब्दुल मजहिद। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अब्दुल मजहिद, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, आपका इल्तुतमिश हो गया, और ऐबक हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप बात कर लेते हैं वास्तविक नाम क्या था, तो इनके वास्तविक नाम जौना खां था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इनके दरबार में हजारों बार पूछा गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इब्न बतूता आया था, और इसकी पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। और ये कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को देश का निवासी था, अफ्रीका का कंट्री है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि थे, यानी कि तेलुगु भाषी कवि थे 8। ठीक, तो 8 तेलुगु कवि को मिला करके अष्टदिग्गज बनाया गया था कृष्णदेवराय के दरबार में। अब कृष्णदेवराय के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहां से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो जितना इंपॉर्टेंट आज तक एग्जाम में पूछा गया है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी प्रश्न इसमें बताए जाते हैं। तो देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे। अगर आपसे पूछे कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, तो ये उत्तर भारत में उस समय अकबर का शासन था, तो इसके
ये कृष्णदेव राय अगर आपसे पूछे किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय के राय को। ठीक, अब यहाँ पे और बातें कृष्णदेव राय के बारे में देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे इनकी एक जो कृति है, इन्होंने एक रचना की थी, इनका रचना का नाम क्या है? आमुक्त माल्यदा। तो आमुक्त माल्यदा के बारे में पूछा जाता है। आमुक्त माल्यदा के बारे में पूछा जाता है, ये किसकी रचना है? तो आमुक्त माल्यदा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कृष्णदेव राय की रचना है। और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो इन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। तो ये बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए, कृष्णदेव राय से संबंधित इनकी पुस्तक के बारे में पूछा गया है, और इनके दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर अष्ट दिग्गज पूछे किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। अगर आपसे पूछे कि किसका दरबार अष्ट प्रधान था, तो आप लोग शिवाजी बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, समकालीन किसके थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि आमुक्त माल्यदा किसकी रचना है, तो कृष्णदेव राय की रचना है। और मंदिर निर्माण के लिए किसको, मतलब विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन को देखिए, अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन, तो ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न भी था। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अगर उत्तर भारत में पूछे, उत्तर भारत में किसने किया था? सॉरी, अगर पहले दक्षिण भारत का देख लेते हैं, अभी पूरा बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन का अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने इसका प्रारंभ किया था। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में मतलब इसका क्या था आपका, भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे अलवर संतों ने। किसने किया था? अलवर संतों ने शुरू किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भक्ति आंदोलन का शुरुआत अलवर संतों ने किया था। कहां पे किया था? तो वो दक्षिण भारत में। अगर आपसे पूछेगा कि वहीं पे उत्तर भारत में किसने शुरू किया था? उत्तर भारत में, तो इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आने का काम रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद जी ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत पंजाब में किसने किया था? पंजाब में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो ये बताएंगे सिखों के जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने किया था। अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत असम में किसने किया था? अगर आपसे पूछे कि असम से भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो ये भी आप लोग बताएंगे। असम से अगर आपसे पूछे तो किसने शुरू किया था? शंकर देव ने इसको शुरुआत की थी। किसने? शंकर देव ने शुरुआत की थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो भक्ति आंदोलन से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये सारे प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि भक्ति मतलब दक्षिण भारत में किसने शुरू किया था, तो आप लोग बताएंगे अलवर संतों ने मिलकर के दक्षिण भारत में शुरू किया था भक्ति आंदोलन को। अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने शुरू किया था, तो आप लोग बताएंगे रामानंद ने उत्तर भारत में शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन को पंजाब में किसने शुरू किया था, तो गुरु नानक देव ने पंजाब में शुरू किया था। भक्ति आंदोलन को असम में किसने शुरू किया था, तो शंकर देव ने भक्ति आंदोलन को असम में शुरू किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो आपके स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं स्वामी विवेकानंद से क्या क्या प्रश्न। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें, अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1897 में हुआ था। अब ये पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर कहां पे था, तो ये वेलूर मठ में था। और वेलूर मठ कहां पे पड़ता है? वेलूर मठ कोलकाता में है। कहां पे? कोलकाता में। और कोलकाता कहां पे है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अब रामकृष्ण कौन थे, तो ये विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु का नाम था। अब बात कर लेते हैं कुछ और बातें। एक था आपका विश्व धर्म सम्मेलन, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन ये पूछा जाता है कि कहां पे हुआ,
कौन भाग लेने गए, कब हुआ? तो विश्व धर्म सम्मेलन ये हुआ था 1893 में। अगर आपसे पूछे कि कहां पे हुआ था, तो शिकागो में हुआ था, शिकागो में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे भारत का नेतृत्व विवेकानंद ने किया था। किसने? विवेकानंद ने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तब इसका रिवीजन चलिए करिए। देखिए, अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अगर आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। अगर ये पूछे कि रामकृष्ण मिशन कौन थे, ये मतलब रामकृष्ण कौन थे, तो वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इनका मूल नाम अगर आपसे पूछे तो गजाधर था। क्या था? अगर आपसे पूछे इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम गजाधर था। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका मूल नाम गजाधर चट्टोपाध्याय था। अगर आपसे पूछे कि विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में हुआ, शिकागो कहां पे पड़ता है? यूएसए का एक कंट्री, यानी कि अमेरिका में है, यूएसए का एक शहर है। ठीक, विवेकानंद ने यहाँ पे नेतृत्व किया। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अब यहां से प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे जो प्रश्न हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय अशांति का जनक की बात करें तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बीजी तिलक, अगर आपसे पूछे कि भारतीय अशांति का जो जनक है बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? अगर आपसे पूछे कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, तो वो कहते वेलेंटाइन सिरोल ने। उनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। लग तो रहा ये अंग्रेज, तो ये इसने ही कहा था इन्हें भारतीय अशांति का जनक। अगर आपसे पूछे कि बाल गंगाधर तिलक के, तो बीजी तिलक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है? तो देखिए, इनकी बात करें बीजी तिलक की, अगर आपसे पूछे कि मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम केशव था। क्या था इनका मूल नाम? केशव। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम अगर आपसे पूछे तो केशव था। अगर आपसे पूछे कि गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसकी है, तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। किसकी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ये भी आप लोग नोट करेंगे। इनकी एक कुछ पत्रिका थी, केसरी पत्रिका अगर आपसे पूछे किसकी थी, या फिर मराठा नामक पत्रिका किसकी थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तब इसका रिवीजन करिए। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। अब बात करें केसरी मराठा पत्रिका किसकी है, तो केसरी पत्रिका और मराठा, ये दोनों पत्रिका जो है, ये दोनों पत्रिका आपके बाल गंगाधर तिलक की है। बात कर लेते हैं बीजी तिलक के बारे में, तो इनका मूल नाम क्या था? केशव। आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक की। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और इस क्लास में जो आपको प्रश्न आ रहे हैं उसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो नहीं आ रहे हैं आपको वो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक, उसको आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। 24 घंटे के अंदर 2 बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? तो जो गीत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखे थे आपके मोहम्मद इकबाल ने। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल ने। अगर आपसे पूछे कि जनगण मन किसने लिखा था, जनगण मन, तो ये 1000 बार आपको बताया गया है। तो जनगण मन आपको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये कब लिखा गया, तो इसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। तो ये अगर आपसे पूछे कि जनगण मन का संकलन कहां पे मिलता है, संकलन ये पूछा गया, तो इनका संकलन जो है गीतांजलि में, इनकी एक उपन्यास कह सकते हैं, इनकी एक कृति थी, मतलब रचना थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, गीतांजलि। और इस गीतांजलि में इसका वर्णन मिलता है, जनगण मन इसमें लिखा गया है, इसी से लिया गया है। संकलन कहां पे मिलता है? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए इन्हें
इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, और जनगण मन को पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 के। अब अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम किसने लिखा, वंदे मातरम किसने लिखा था, तो वंदे मातरम आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। अब बात कर लेते हैं कि इसका संकलन कहां पे मिलता है, तो इसका जो संकलन है, संकलन की बात करें तो आनंद मठ में, आनंद मठ में इसका संकलन मिलता है, आनंद मठ में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या था कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखी थी, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने। तो ये था आपका प्रश्न। लेकिन अब यहां से मिलता जुलता प्रश्न क्या पूछ सकता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि जनगण मन किसने लिखा था, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ये हमारा राष्ट्रीय गान है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसका संकलन पूछे तो गीतांजलि में मिलता है 1913 में। अगर आपसे पूछे वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था और इसका जो संकलन है वो आनंद मठ में मिलता है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है आनंद मठ। ठीक, बात कर लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित कहां पे है, तो ये पुरी कहां पे है, उड़ीसा में। यहां पे स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और पूरी उड़ीसा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां पे चिल्का झील है, भारत के पूर्व में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण गंग वंश के शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था, गंग वंश के शासकों ने। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे गंग वंश के किस शासक ने करवाया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण जो है, अगर आपसे पूछे कि नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्माण कोणार्क सूर्य मंदिर का नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगर आपसे पूछे इसका अन्य नाम क्या है, इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि किस देवता से संबंधित है, तो सूर्य देवता से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ये कितने रुपए के नोट पे इसका चित्र मिलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 10 रुपए के नोट पे इसका चित्रण मिलता है। तो ये बातें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित कहां पे है, तो ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, किस वंश के शासक ने, तो गंग वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था, जिसमें नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और ये 10 रुपए के नोट पे इसका चित्रण मिलता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है, भगवान सूर्य से संबंधित है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश ये अलग किससे हुआ था, तो ये पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश को बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश के बारे में मुद्रा क्या है, तो टका यहाँ की मुद्रा क्या है, टका। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत यहाँ के संसद का नाम है, क्या है, बांग्लादेश की अगर क्या है, जातीय पंचायत है यहाँ का, जातीय। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद यहाँ के संसद का नाम है। ठीक, यहाँ के संसद के नाम को क्या है, जातीय संसद। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि संसद के बारे में भी पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश के बारे में और क्या प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो वो भी आपके बांग्लादेश से लगती है। अगर आपसे पूछे कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो आपके भारत एंड बांग्लादेश के बीच में स्थित है। किसके बीच में, भारत एंड बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जितने प्रश्न लिखे गए हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा पूछे तो टका है, राजधानी पूछे तो ढाका है, संसद पूछे तो जातीय संसद है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो ये पाकिस्तान से अलग होकर के 1971 में इसका निर्माण हुआ। भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और
3 बीघा कॉरिडोर, जिसे 3 बीघा गलियारा भी बोलते हैं, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि बटुकेश्वर दत्त इनका साथी था। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त और फिर भगत सिंह ने मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगर आपसे पूछे कि बम कहां फेंका था, क्यों फेंका था बम, तो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। पब्लिक सेफ्टी बिल यहां पे लाया गया था। सेफ्टी बिल के अगर आपसे पूछे कि क्यों फेंका गया था, तो ये आप लोग बताएंगे कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। अगर आपसे पूछे कि बम कब फेंका गया था, बम कब फेंका गया था, तो ये भी बताएंगे आप लोग 1929 वगैरह में, हाँ 1929 में फेंका गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे भगत सिंह के बारे में, तो इन्हें शहीद ए आजम भी कहा जाता है। शहीद, अगर आपसे पूछे कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। और इसी बम फेंकने में के दौरान एक नारा इन्होंने दिया था, और इन्होंने किस चीज का नारा दिया था, तो इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करिए। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त इसका साथी था। कौन था? बटुकेश्वर दत्त इनका साथी था। अब बात कर लेते हैं कि क्यों फेंका गया था बम, तो बम इस वजह से फेंका गया था क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम को फेंका गया था 1929 में। अब बात कर लेते हैं भगत सिंह के बारे में, तो इन्हें शहीद ए आजम कहा जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, यहां पे नोट कर लेंगे आप लोग, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका अर्थ होता है, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका फुल फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। अगर आपसे पूछे कि 1 GB में, आप लोग बहुत चलाते हैं नेट ना, आप बताइए 1 GB में कितना MB होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 MB में कितना KB होता है, अगर आपसे पूछे कि 1 KB में कितना बाइट होता है, अगर आपसे पूछे कि 1 KB में कितना बाइट होता है, तो ये अगर आपसे पूछे कि 1 GB में कितना MB होता है, तो 1024 MB होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 KB होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 KB में कितना बाइट होता है, तो 1024 बाइट होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका अर्थ, अब 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1 KB में 1024 बाइट। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आप लोग बताएंगे कि पंडित जवाहर लाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं क्या कि लाहौर अधिवेशन में क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, क्यों फेमस है लाहौर अधिवेशन में। तो इस लाहौर अधिवेशन में एक बात हुई थी। अब क्या बात हुई थी, आइए चलिए देखते हैं। तो इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 बताएंगे। अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे अध्यक्ष। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के बारे में, तो यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो जाता है क्योंकि कांग्रेस ने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। और ये बातें कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कब की, और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो ये क्लास आपको कैसा लगा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ चैनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग, पूरा डेट लिखेंगे, ये की थी 23 मार्च 1940 को। कब की थी? 23 मार्च 1940 को सबसे पहले भारत विभाजन की मांग की थी। अब मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 1940 में मुस्लिम लीग ने। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग के स्थापना के समय। अगर आपसे पूछे कि भारत में वायसराय कौन थे, अगर आपसे पूछे कि भारत में इस समय वायसराय कौन थे, तो इसमें इस समय वायसराय मिंटो सेकंड थे। भारत में वायसराय के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मिंटो सेकंड थे इस समय वायसराय, जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो रही थी। तो क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के स्थापना के समय भारत में वायसराय कौन थे, तो मिंटो सेकंड थे, क्योंकि ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मुस्लिम लीग के बारे में एक और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इन्होंने, मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा भी लगाया था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, डिवाइड एंड क्विट का नारा, ये सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने लगाया था। तो ये बताएंगे आप लोग, डिवाइड एंड क्विट, अगर आपसे पूछे कि डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने लगाया था, तो ये नारा मुस्लिम लीग ने लगाया था। किसने लगाया था? मुस्लिम लीग ने ये नारा लगाया था। अगर आपसे पूछे कि ये नारा कब लगाया गया, तो ये भी पूछा जाता है कि डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने कब लगाया था, तो ये बताएंगे आप लोग 1943 में लगाया था। तो ये बातें कुछ थी जो मुस्लिम लीग से संबंधित थी, और ये 1943 के कराची अधिवेशन में यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो था कहां पे लगाए थे? कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में लगाया गया था। ठीक, अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की, तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। कब की थी? 23 मार्च 1940 को। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। स्थापना कब हुआ था? 1906 में। अगर पूछे स्थापना कहां पे हुआ था? ढाका में। अगर आपसे पूछे कि इस समय वायसराय भारत में कौन थे, तो मिंटो सेकंड इस समय भारत में वायसराय थे। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा कब लगाया था, तो ये मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा 1943 के कराची अधिवेशन में लगाया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन, अगर कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन पूछे तो एनी बेसेंट ने। किसने लगाया था? एनी बेसेंट ने। अगर आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने किया था। अब बात कर लेते हैं, अगर एक पुस्तक भी है इनकी, एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है वेक अप इंडिया। अगर आपसे पूछे कि वेक अप इंडिया किसकी पुस्तक है, तो भी आप लोग बताएंगे एनी बेसेंट का। अब एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1917 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, 1917 में कहां पे? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी। अब बात कर लेते हैं, अब क्या प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है एनी बेसेंट से, तो एनी बेसेंट से प्रश्न ये पूछा जाता है, एक था आपका होम रूल लीग। होम रूल लीग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। लेकिन इसकी स्थापना दो लोगों ने किया था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने भी किया था। किसने? होम रूल लीग की स्थापना के बारे में बात आएगा, तो इसकी स्थापना दो लोगों ने भी किया था। तो एनी बेसेंट एक तरफ बात आता है, और एक तरफ आपका बाल गंगाधर तिलक आते हैं। कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो एनी बेसेंट जो है वो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, लेकिन ये की थी आपके मद्रास से। इनका जो स्थापना है, इन्होंने मद्रास से शुरू किया। होम रूल लीग की जो है, होम रूल लीग शुरू कहां पे किया? मद्रास से शुरू किया। और बीजे तिलक जो थे, ये होम रूल लीग पुणे से शुरू किए थे। कहां से? पुणे से शुरू किए थे। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जिसे आप लोग समझेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। और अगर आपसे पूछे कि वेक अप इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, तो भी बताएंगे एनी बेसेंट की। वेक अप इंडिया पुस्तक किसकी है? तो एनी बेसेंट की है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 1916 में हुई थी। किसने किया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग जगहों पे किया। अगर आपसे ऑप्शन में अगर आपको
केवल एनी बेसेंट मिलता है तो आप लोग बताएंगे तो लगाएंगे एनी बेसेंट को। अगर आप ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक केवल मिलता है तो बाल गंगाधर तिलक को लगाएंगे, ठीक। और ये पूछ आप इंडिकेट करेगा कि मद्रास वाला पूछ रहा है कि पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, ये पूछ रहा है, ठीक। अगर केवल आपको दोनों मिल जाए तो आप लोग ज्यादा प्रिफर एनी बेसेंट को करेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। तो अर्थशास्त्र का नोबेल ये हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अमर्त्य सेन को मिला था। किसे? अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल। अब इन्हें कब मिला था? तो 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम नोबेल किसे, भारत में सर्वप्रथम नोबेल किसे दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत की बात करें तो अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम नोबेल किसे दिया गया था, तो सबसे पहले नोबेल दिया जाने वाला बात करें, सबसे पहले नोबेल किसे दिया गया था, तो वो आपके पाए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनके बारे में क्या क्या प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनका अन्य नाम पूछ ले तो इनको गुरुदेव भी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं। और इन्हें किस चीज का नोबेल मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जानते हैं आप लोग लेखक थे, तो ये साहित्य का नोबेल मिला था। कब मिला था? अभी हमने बताया कि इनकी एक कृति थी गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल मिला था। कब? 1913 का नोबेल मिला था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 1913, ठीक। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र को किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, तो अमर्त्य सेन को ये एक ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल मिला था, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमर्त्य सेन। अब 1998 में इन्हें नोबेल दिया गया था, और किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम नोबेल किसे दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। इनका उपनाम क्या था? गुरुदेव। गीतांजलि कृति के लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी एकमात्र प्राकृतिक जल का स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल का स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो वो लूनी नदी की बात कर रहा है। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी है जो एक प्राकृतिक जल का स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो लूनी नदी जो है वो आपका, लूनी नदी के बारे में चलिए थोड़ी बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये अरावली पर्वत से होता है। कहां से? अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे आगे चल करके अरावली नदी ये लुप्त हो जाती है कहां पे? एक कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कहां पे? कच्छ के रण में जाकर के, गुजरात में कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लूनी नदी के बारे में, तो कुछ सहायक नदी है इसकी। लूनी नदी के बारे में कुछ सहायक नदी है इनकी, क्या है? तो सबसे पहले जीडी के एग्जाम में जवाई पूछा गया था कि जवाई किसकी सहायक नदी है, तो जवाई नदी लूनी नदी के सवाई नदी मतलब सहायक नदी है। और जवाई नदी पे एक जवाई बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? जवाई बांध बनाया गया, ठीक। और भी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे सूकरी हो गया, इसकी सहायक नदी है सूकरी। और खारी किसकी सहायक नदी, अगर आपसे पूछे तो भी आपके सहायक नदी है लूनी नदी की। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए कौन सी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो बात करते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी जो है एकमात्र प्राकृतिक जल का स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो आप लोग जानते हैं लूनी नदी के बारे में, उद्गम कहां से इसका हुआ है? अरावली पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। अगर आपसे पूछे कि आगे चल के ये लुप्त कच्छ के रण में लूनी नदी हो जाती है। और इसकी सहायक नदी क्या है? जवाई नदी इसकी सहायक नदी है, सूकरी नदी इसकी सहायक नदी है, और खारी नदी इसकी सहायक नदी है। जीडी जो है वो लूनी से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। जीडी एसएससी जीडी के एग्जाम में लूनी नदी से प्रश्न पूछा जाता है। जवाई बांध आपके कहां से मिला है, तो वो भी आपके लूनी नदी में है, लूनी नदी पर स्थित है। और वो आपके
जवाई नदी पे स्थित है। ठीक, बात करते हैं गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो गरबा, देखिए लोक नृत्यों के बारे में जो आपके जीडी एग्जाम है वहां पे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गरबा लोक नृत्य की बात करें तो ये गुजरात की है। अब उन लोक नृत्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जो नए हैं। अगर आपसे पूछे कि लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, तो लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ का है, महाराष्ट्र का, मतलब एमपी का है। ठीक, सॉरी एमएच मतलब महाराष्ट्र। अब लावड़ी हो गया। अगर आपसे पूछे कि बिहू कहाँ का है, बिहू, और उसके बाद कालबेली, बिहू के बाद अगर आपसे पूछे कि बिहू के बाद आपका बगुरबा पूछे कहाँ का है, या फिर सत्रिया पूछ ले कहाँ का है, बिहू सत्रिया। बिहू तो ये हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सत्रिया भी शास्त्रीय नृत्य है, असम का, ये हजारों बार पूछा गया है। ये सारे बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आजी लामो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आजी लामो कहाँ, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है लोक नृत्य, आजी लामो कहाँ का है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि खुल्लम कहाँ का लोक नृत्य है, ये सभी एग्जाम में पूछा गया है, जीडी के एग्जाम में। तो खुल्लम जो है मिजोरम का है। कहाँ का, मिजोरम का खुल्लम है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि लाई हरोबा पूछ ले, लाई हरोबा फेस्टिवल है ना, लाई हरोबा कहाँ पे मनाते हैं, तो ये आपके मणिपुर में मनाते हैं। कहाँ पे, मणिपुर में। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई, तो ये गुजरात से हुई। कहां पे, गुजरात, किससे गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई। लावड़ी पूछ ले कहां से, तो महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई। बिहू, बगुरबा या फिर सत्रिया पूछे तो असम से। अब बात कर लेते हैं अगर आपसे पूछे खुल्लम है यार, ये अगर आपसे खुल्लम कहाँ का है, तो मिजोरम का। आजी लामू लोक नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। लाई हरोबा मणिपुर। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीएमजेवाई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। पीएमजेवाई क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है ना, तो ये आप लोग लिखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। योजनाओं के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फला योजना किस सरकार की है और किसने चलाई, कब चलाई, क्यों चलाई, ये सभी बातें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ योजनाएं जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मतलब पीएमजीवाई का पूर्ण रूप जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। ठीक, ये बातें आप लोग तो जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत आप लोग ध्यान रखेंगे 1985 में हुई थी। कब हुई थी, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में। अगर आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये केंद्र सरकार की योजना थी मिड डे मील योजना, और ये 1995 में शुरू किया गया था। कब, 1995 में। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जन धन योजना की जो शुरुआत है ये आपके हुई थी आपके 2014 में। तो ये कुछ योजनाएं थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे। तो देखिए पीएमजेवाई का पूर्ण रूप पूछे तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका पूर्ण रूप है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में हुई। मिड डे मील कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1995 में हुई थी इसकी शुरुआत। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2014 में शुरुआत हुई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो जमींदारी व्यवस्था जो है कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। तो कहां पे नोट करेंगे, यहां पे नोट करेंगे आप लोग, किसने शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जमींदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस जमींदारी प्रणाली को ही क्या कहते हैं, इसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे पढ़े होंगे, इसे क्या बोलते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी, तो कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। अब कॉर्नवालिस को ही पुलिस सेवा का जनक भारत में कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पुलिस का जनक, और अगर आपसे पूछे कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, सिविल
पुलिस और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कुछ और गवर्नर जनरल के बारे में देख लेते हैं। हड़प नीति के बारे में देखिए, अगर आपसे पूछे शुरुआत किसने की, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प नीति तो ये डलहौजी ने शुरू की थी। किसने? डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अगर डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की थी, अगर आपसे पूछे कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो स्थानीय स्वशासन के बारे में मतलब स्थानीय स्वशासन का मतलब अपना शासन, तो रिपन ने शुरू की थी। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि किसने शुरू की थी? सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि वेलेजली ने शुरू की थी। किसने? वेलेजली ने शुरू की थी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित ये भी प्रश्न आप लोग नोट करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि 1793 में जमींदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। और अस्थायी बंदोबस्त पूछे तो भी कॉर्नवालिस के द्वारा। पुलिस व्यवस्था और सिविल सेवा के जनक कौन है? तो भी कॉर्नवालिस हैं। हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो डलहौजी के द्वारा। अगर स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन ने। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि किसने शुरू की है? तो वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मतलब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कोशिका के बारे में, यहाँ पे देखते हैं कोशिका के बारे में क्या प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज, तो इसका खोज कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज। कब किया था? तो 1665 में। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का खोज इन्होंने कहां पे किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कहां पे किया था? तो ये कार्क के टुकड़ों में किया था। कहां पे? कार्क के टुकड़ों में किया था। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, कार्क के टुकड़ों में इन्होंने खोज किया था। अब अगर आपसे पूछे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अगर आपसे पूछे कि कोशिका को क्या कहा जाता है, मतलब कहां पे इसकी खोज हुई थी? तो ये हुई थी आपके कार्क के टुकड़ों में। ठीक, कार्क के टुकड़ों में। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? या फिर अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एशिया की सबसे ऊंची चोटी। या फिर अगर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हिमालय की अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये है आपके कौन सा? माउंट एवरेस्ट। क्या है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। ठीक, माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? सागर माथा के नाम से बोलते हैं। सागर माथा नेपाल में बोलते हैं और इसे ही चेमोलुंगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेमोलुंगमा बोलते हैं और ये बोलते हैं तिब्बत में। तो अगर आपसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर लगभग में आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे 48 के पास है। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए। अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक, ये तो कंफर्म है, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी ऊंची चोटी बताइए, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी के बारे में बताइए, तो ये है आपके विश्व की जो दूसरी ऊंची चोटी है उसका नाम है आपके K2, जिसे क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं इसे? गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। और ये इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो कंचनजंगा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, या फिर एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, और या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या बोलते हैं? इसे सागर माथा बोलते हैं। अगर आपसे पूछे सिक्किम में क्या बोलते हैं? सिक्किम में, तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो इसे
तिब्बत में चेमोलोंगमा बोलते हैं। ऊंचाई 8,850 मीटर है। और दूसरी ऊंची चोटी जो विश्व की है उसको क्या बोलते हैं, K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। हिमालय के अंतर्गत ये नहीं आता है, ये आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जबकि सिक्किम के बारे में पूछे कहाँ पे है, तो ये सॉरी कंचनजंगा के बारे में पूछे कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में। तो इसका आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारतीय मैदान में दलदली पट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो उत्तरी भारतीय मैदान में जो दलदली पट्टी होती है उसे तराई कहते हैं। तराई का अगर आपसे पूछे कि अर्थ क्या होता है, तो तराई का अगर आपसे पूछे कि अर्थ क्या होता है, तो इसे का अर्थ होता है समतल, इसका अर्थ होता है समतल भूमि। तराई का अर्थ क्या होता है, समतल भूमि। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाबर किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं, या फिर अगर आपसे पूछे कि बांगर किसे कहते हैं, या फिर अगर आपसे पूछे कि खादर किसे कहते हैं, तो ये सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाबर किसे कहते हैं, तो वो क्षेत्र जहां पे नदियां अपने साथ मिट्टी ले आती हैं, यहाँ पे नोट करेंगे, वह क्षेत्र जहां पे नदियां क्या लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, बालू लाती हैं, गाद लाती हैं, गाद कंकड़ पत्थर ला करके इकट्ठा कर देती हैं, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाबर। ऐसे लिखा रहता है भाबर। अगर अब खादर बांगर के बारे में पूछे क्या किसे कहते हैं, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये होती है दो प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर। तो इस तरह से आप लोग सभी को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे तराई किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत में जो दलदली पट्टी पाई जाती है, दलदली क्षेत्र पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। और जिसका अर्थ क्या होता है, समतल भूमि होता है। ये आप लोग जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि भाबर किसे बोलते हैं, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी, बालू, गाद, कंकड़ पत्थर एक जगह पे इकट्ठा की जाती है, उससे जो बेल्ट तैयार होता है, उससे जो क्षेत्र बनता है, उसको भाबर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बांगर किसे बोलते हैं या फिर खादर किसे बोलते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बांगर बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, तो देखिए ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। तो आप लोग को इसे जानने के लिए आप लोग को पता होनी चाहिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 है हमारे पास। कितने हैं, 8 है। अब सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखेंगे। छऊ को लेकर के 9 हो जाते हैं शास्त्रीय नृत्य, लेकिन अब 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य बताइए, तो यहाँ का है भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। अगर आपसे पूछे कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो तमिलनाडु का है। उसके बाद आप लोग केरल में चले जाइए। केरल कहाँ का है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो एक तो आपका कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है भाई। तो ये आप लोग बताएंगे मोहिनीअट्टम, और फिर मोहिनीअट्टम, केरल का मोहिनीअट्टम, और फिर मोहिनीअट्टम और कथकली है। अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आपसे पूछे कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। अब अगर आपसे पूछे कि सत्रिया कहाँ का है, सत्रिया पूछ ले, तो ये असम का है। कहाँ का, असम का। अगर आपसे पूछे कि वहां पे कथक कहाँ का है, कथक, तो ये उत्तर भारत का। कहाँ का, उत्तर भारत का। ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी, तो आप लोग बताएंगे कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का, उड़ीसा का है। अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये आप लोग बताएंगे कि मणिपुर का है। मणिपुर का। तो इस तरह से 8 शास्त्रीय नृत्य आपके हो गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पे गिन लीजिए। भरतनाट्यम पूछे तो आपका तमिलनाडु हो गया, मोहिनीअट्टम पूछे तो केरल हो गया। अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश हो गया। और सत्रिया पूछ ले कहाँ का है, तो असम हो गया। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का, उत्तर भारत का, ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का।
अगर आपसे पूछे कि मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो मणिपुर का है। तो इस तरह से हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखा। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, भारत है। कौन सा, भारत है। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र, यहाँ पे एक शब्द है लोकतंत्र, अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है बताइए, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। जनता के लिए जनता का शासन ही, इसे ही क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक, जनता जिसको चाहे सरकार बना दे, जिसको चाहे सरकार पद से हटा दे। अगर आपसे पूछे कि राजतंत्र, राजतंत्र का अर्थ क्या होता है, जैसे इससे संबंधित प्रश्न तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो राजतंत्र का अर्थ होता है किसी एक का शासन, इसका अर्थ होता है एक का शासन। इसमें क्या होता है, इसमें पद जो है वंशानुगत होते हैं। जैसे राजा का बेटा, अगर राजा शासक है तो उसका बेटा आगे चल के शासक बनेगा, फिर बेटे का बेटा बनेगा, फिर बेटे के बेटे का बेटा बनेगा शासक। तो इस तरह से होता है, जिसे बोलते हैं राजतंत्र। ठीक, तो राजसी व्यवस्था यहाँ पे होती है, राजा शासक बनता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो देखिए संवैधानिक राजतंत्र के बारे में पूछे तो वहां मतलब ऐसे कंट्री जहां पे संविधान के अनुसार राजतंत्र चलता है, संविधान के अनुसार राजतंत्र कार्य करता है, उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार कार्य होता है जहां पे ऐसे संविधान के अनुसार कार्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, अनुसार कार्य। ठीक, अब बात कर लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, कौन कौन से कंट्री इसके एग्जाम्पल है। तो आपका ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन पूरी तरह से राजतंत्र नहीं है लेकिन ये संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं क्योंकि वहां पे भी संसद वगैरह है ना, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत है। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन, ये लोकतंत्र का अर्थ होता है। राजतंत्र का वही अर्थ पूछ ले तो किसी एक का शासन, ये राजतंत्र का अर्थ होता है। अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं, तो जैसे संविधान के अनुसार जहां पे कार्य होते हैं उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, इन कंट्री को कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया, तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ, तो आप लोग बताएंगे कहां से हुआ, पंजाब से। कहां से, पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये प्रश्न था कि हरित क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ। अब हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं। हरित क्रांति, यहां से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1967-68 बताएंगे। कब, 1967-68। अगर आपसे पूछे कि इस समय पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी, तो आप लोग बताएंगे कि तीसरी 5 ईयर प्लान में इसकी शुरुआत हुई गई थी। कब, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब हरित क्रांति के बारे में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इसके हरित क्रांति के जनक कौन है। तो दो तरह से जनक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन थे, तो आप लोग बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। ये मैक्सिको के एक कृषि वैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछे कि ये भारत में जनक कौन है, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, तो ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पे देखा गया था, तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो था गेहूं के फसल पे आया था, उसके बाद धान के फसल पे था, उसके बाद गन्ने के फसल पे था। अगर आपसे पूछे कि प्रभाव किस फसल पे नहीं देखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो दालों पे सबसे कम था, या फिर कहा जाता है कि इसका प्रभाव बिल्कुल भी दालों पे नहीं पड़ा था। तो ये प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे पंजाब राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं हरित क्रांति शुरू कब हुई थी, तो 1967-68 में इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे भारत में पूछे जनक कौन कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। और इसका प्रभाव कहां पे देखने को मिला, गेहूं में, धान में, और प्रभाव नहीं देखने को मिला वो दालों पे। ठीक, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, तो स्वतंत्र भारत की या तो उप प्रधानमंत्री पूछ ले या फिर पूछ ले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री पूछ ले। पहले गृह मंत्री पूछ ले तो वो आपके कौन थे, सरदार पटेल थे। कौन थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सरदार पटेल। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इन सरदार पटेल से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। अगर आपसे पूछे कि किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने ये क्या किया था, नो टैक्स कैंपेन शुरू किया था। नो टैक्स कैंपेन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार पटेल ने नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। और एक आंदोलन था जिसे क्या बोला जाता है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह के बारे में क्या पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1928 की घटना है। अगर आपसे पूछे कहां पे शुरू हुआ था, तो गुजरात में शुरू हुआ था। तो ये बातें कुछ थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। और बारदोली सत्याग्रह का अगर आपसे पूछे कि नेतृत्व किसने किया था, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आप स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और नो टैक्स कैंपेन अगर आपसे पूछे किसने शुरू किया था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो ये 1928 में हुआ था गुजरात में। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। और चांदी के बारे में बात करेंगे, ये महंगी और नर्म धातु होती है। महंगी, नर्म एंड चमकदार धातु होती है। चमकदार धातु होती है। और ये भी प्रश्न जीडी में पूछा गया है। और बात कर लेते हैं और क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि चांदी के अयस्क के बारे में बताइए, क्या क्या अयस्क पाए जाते हैं चांदी में, तो रूबी, सिल्वर, और जो भी एग्जाम में पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है, रूबी सिल्वर एंड हॉर्न सिल्वर। ये पूछे कि हॉर्न सिल्वर ये दोनों किसके अयस्क हैं, तो ये चांदी के अयस्क हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चांदी का प्रतीक बताइए क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, एजी। चांदी का प्रतीक होता है, सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये महंगी, नर्म और चमकदार एक धातु होती है चांदी, और इसका प्रतीक क्या होता है, एजी। अयस्क क्या होते हैं, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। ये सभी किसके प्रतीक होते हैं, ये चांदी के प्रतीक होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा हो क्लास, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।